हेलो स्टूडेंट, लाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 5 गति के नियम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का नियम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, सन 1665 की बात है। सन 1665 की बात है। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने क्या किया था। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने 1665 में 3 नियमों के बारे में बताया था, जिसको हम लोग गति के 3 नियम बोलते हैं। ठीक है, यह नियम क्या है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ये कहानी आपको याद है, सर आइजक न्यूटन ने काफ़ी साल पहले 1665 में ही क्या कर दिया था, इस नियम को दे दिया था। तो देखो, आपको अगर इन गति के 3 नियमों को, गति के 3 नियम आएंगे, तो गति के 3 नियम अगर आपको समझना है तो उससे पहले कुछ बातों को धीरे धीरे समझते जाएंगे, जिससे हम लोग गति के नियमों को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो है वो है आपके पास समझना पड़ेगा बल को। ठीक है, बल के बारे में समझना पड़ेगा। जो बल पढ़ेंगे वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो बाह्य बल के बारे में बात करेंगे। तो बल क्या होता है, बाह्य बल क्या होता है? देखो, बल हम फिजिक्स में उसी को कहा जाता है जो किसी वस्तु पर लागू करने से, जिसको किसी वस्तु पर आरोपित करोगे तो उसकी कुछ आकृति को परिवर्तित कर दे, कुछ इसको डिफेक्ट कर दे, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करे, या फिर हो सकता है कि इस वस्तु की स्थिति को ही चेंज कर दे, इस प्रकार से इसकी वस्तु स्थिति चेंज हो गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि बल वे बाह्य कारक होते हैं जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या तो करने का प्रयास करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, बाह्य बल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स बोलते हैं। इसलिए इसका जो संकेत आने वाला है वो F से हम लोग निरूपित करेंगे, बड़ा F से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बल के बारे में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूटन ने ही दिया था, तो बल की परिभाषा वगैरह जो है वो न्यूटन ही बताएगा। आपको और भी परिभाषा बताते जाऊंगा बल का, लेकिन बल की परिभाषा मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग अब बल के बारे में और भी जानकारी देखते हैं। देखो, बल के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक यानी F का मात्रक मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मात्रक। जैसे ही मात्रक की बात आती है तो आपको 2 मात्रक आपको याद रखना है, SI मात्रक और एक पढ़ना है CGS मात्रक। तो SI मात्रक जो होता है बल का वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, जिसको हम लोग N से निरूपित करेंगे कैपिटल अक्षर से, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। और CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, डाइन, जिसको हम लोग क्या करते हैं DYNE से निरूपित करते हैं, DYNE। ठीक है, तो बल का मात्रक पढ़ रहे थे हम लोग, बल का मात्रक। तो थोड़ा सा कट गया वो। बल का मात्रक, बल का 2 मात्रक होता है, एक SI मात्रक होता है और एक होता है CGS मात्रक। ठीक है, तो SI मात्रक में हम लोग पढ़ते हैं बल का मात्रक वो होता है न्यूटन, जिसको N से रिपीट करते हैं। और CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, डाइन, जिसको DYNE से रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसा करके आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात तो आपको पता होना चाहिए बल के बारे में। और क्या पता होना चाहिए बल के बारे में? देखो, बल की दिशा भी होती है, तो बल एक सदिश राशि भी होती है, इसलिए इसको इस रूप में भी निरूपित करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बल। अतः बल जो है वो धनात्मक भी होती है, ये भी आपको याद रखना कि धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बल को समझ सकते हो। तो बल के बारे में हम लोग काफ़ी नॉलेज ले लिए हैं। अब क्या करना है, बल के समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होता है दूसरा टॉपिक जो है वो है हम लोग पढ़ना पड़ेगा जड़त्व। जड़त्व, ठीक है, जड़त्व पढ़ते हैं। ठीक है, जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु का अपनी स्थिति को परिवर्तन ना करना। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, मान लो कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो कोई वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा जो भी है ना, अगर वो बंद है या फिर चुपचाप पड़ी हुई है तो वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसमें परिवर्तन न कर दिया जाए। ठीक है, यानी किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हम लोग बाह्य बल बिना बल लगाए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वस्तु अपनी स्थिति को ही परिवर्तित नहीं करती, तो वो जो गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। अगर वस्तु गतिमान अवस्था में भी है, मान लो हम लोग गतिमान अवस्था में लेते हैं, मान लो कोई जैसे मान लो गोली है, बंदूक की गोली है, तो बंदूक की गोली हमेशा ही गतिमान रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगा करके यानी कि दीवार पर नहीं टकरा जाएगा, तब तक ये वस्तु जो है वो हमेशा गतिमान रहेगी, यानी गत्यावस्था में रहेगी। गतिमान मतलब समझ सकते हो, गत्यावस्था में रहेगी। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में है, जैसे मान लो निश्चित दिशा में अपने
कोई वस्तु जो है निश्चित दिशा में क्या करे, मान लो ऊपर की तरफ रॉकेट जो है वो मान लो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा वो उसी दिशा में ही गति करती रहेगी, वह जाती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी दिशा को परिवर्तित न कर दिया जाए, यानी दिशा वाले भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वाकई में जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने बिना बाह्य बल के माध्यम से, बिना बाह्य बल के न अपनी विरामावस्था में, न अपनी गत्यावस्था में, न अपनी दिशा में क्या कर सके, परिवर्तित कर सके, तो वस्तु के उस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। फिर एक और परिभाषा बता सकता हूँ, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी, या तो कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में स्थित हो तो हमेशा उसी निश्चित दिशा में स्थित रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस वस्तु के उस गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया जड़त्व के बारे में। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जड़त्व से संबंधित एक और बात बताता हूँ कि जड़त्व जो, जैसे मान लो मेरे पास दो वस्तु है, एक 5 किलोग्राम की वस्तु है, स्थिर है, ये स्थिर है, और दूसरा वस्तु जो है वो भी स्थिर है जो कि 10 किलोग्राम का है, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं में जो कि विराम है तो विराम का जड़त्व लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखना, जो वस्तु भारी होती है उसके जड़त्व ज़्यादा होता है। देखो ये इतनी आसानी से हट नहीं पाएगा, यानी कि क्या है, ये अपनी जगह को बनाए रखा हुआ है, यानी ये अपनी विरामावस्था को बनाए रखा है, ठीक है। इसका मतलब इसका जड़त्व क्या है, ज़्यादा है। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जड़त्व होती है, जड़त्व वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, ठीक है, यानी द्रव्यमान की समानुपाती होती है, यानी जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान से आप जड़त्व की क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको जड़त्व के प्रकार बता देता हूँ, जड़त्व के प्रकार। अब जो पढ़ना है नेक्स्ट इसी के अंदर जो पढ़ना है वो है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो होता है इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व, ठीक है। दूसरा हम जब पढ़ेंगे गति का जड़त्व। तीसरा जब पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग दिशा का जड़त्व, ठीक है, दिशा का जड़त्व। अब क्या है कि देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विराम का जड़त्व, ठीक है। आपको हेडिंग डालना पड़ेगा विराम का जड़त्व क्या होता है, ठीक है। जैसे नाम से स्पष्ट है, जब कोई वस्तु मान लो कोई वस्तु है यहाँ पे, है ना, वो विराम अवस्था में पड़ी हुई है, विरामावस्था में, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वो हमेशा विरामावस्था में रहेगी। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वो हमेशा विरामावस्था रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तु के उस गुण को, यानी विरामावस्था में रहने के गुण को हम उस वस्तु का विराम का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है जो कि क्या है भैया, स्थिर है। जैसे कि मान लो कि एक आदमी है जो बाइक चलाने वाला है और बाइक के पीछे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, पीछे व्यक्ति बैठा रहती है। जैसी वस्तु गति करती है, जो बाइक है वो गति करती है, पीछे बैठा व्यक्ति क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसी को बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे विराम का जड़त्व लगता है। कैसे, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि जैसे दोनों स्टार्टिंग में क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। प्रारंभ में क्या होता है, स्थिर रहती है, बाइक भी स्थिर रहती है, उससे पीछे बैठा व्यक्ति भी क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही गति करती है, जैसे ही क्या होती है, गाड़ी गति करती है, तो जो मनुष्य का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, कमर के नीचे वाला हिस्सा, वो गतिमान अवस्था में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ऊपर वाला, वो विराम के जड़त्व के कारण क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रह जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया हूँ। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा ये है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब मान लेते हैं कोई वस्तु है, और कोई वस्तु जैसे कार, बाइक को भी मान लो कोई वस्तु है जो गतिमान है, ठीक है, गतिमान है। तो इसमें आप बोलना पड़ेगा, जब कोई वस्तु गत्यावस्था में हो, जब कोई वस्तु गत्या या फिर गतिमान अवस्था में हो तो वह तब तक गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। अर्थात वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का गति के जड़त्व कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे उसी को मैं अपोजिट बताता हूँ जो कि पहले बताया था। अब मान लो कि बाइक सवार और एक पीछे में बैठा व्यक्ति दोनों गति कर रहे हैं बाइक के साथ साथ, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो जो पीछे बैठा व्यक्ति होता है या फिर आगे बैठा व्यक्ति होता है, वो भी क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन यह बता रहा हूँ। उसका रीजन है गति के जड़त्व। जब क्या होता है, दोनों गतिमान अवस्था में रहती है तो मस्त गति की अवस्था में रहता है, यानी गति के जड़त्व लगता है, ठीक है। अतः जब जैसे ही ब्रेक लगता है तो क्या होता है,
देखो व्यक्ति का जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो क्या होता है भैया, गति की जरूरत के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है ब्रेक लगती है तो नीचे वाला हिस्सा तुरंत क्या आता है, स्थिर अवस्था में रहता है। जिसकी वजह से बोल सकते हो कि यहाँ पे ऊपर हिस्सा गतिमान की जरूरत के में होने के कारण क्या होता है, वो आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, ऐसा करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये गति की जरूरत तो हो गया। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा की तरफ लेके जाता हूँ। तीसरा है जिसका नाम है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, ठीक है। मान लो कोई वस्तु या फिर व्यक्ति एक तरफ में एक दिशा में हो, इस प्रकार से देख रहा हो, किसी निश्चित दिशा में चल रहा हो या फिर खड़ा हो या फिर उसकी स्थिति उधर ही हो, मान लो उत्तर पूर्व दिशा में वो हमेशा हो। ठीक है, तो कोई वस्तु जो किसी निश्चित दिशा में स्थित या फिर गति या फिर स्थिर अवस्था में हो, वो तब तक उस दिशा में क्या रहेगी, स्थित रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो वस्तु के इस गुण को हम कहते हैं दिशा के जड़त्व। जैसे कि अगर मैं किसी रस्सी पर क्या कर दूं, रस्सी पर एक पत्थर बांध दूं और उसको मैं ऐसे राउंड घुमाऊं, तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। वो निश्चित दिशा में ही क्या रहेगी, गति करती जाएगी या फिर स्थित रह पाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं दिशा का जड़त्व। तो इस प्रकार से मैंने आपको जड़त्व के प्रकार भी समझा दिया और ये बता दिया जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के प्रथम नियम को देखने वाले हैं, फिर इसी प्रकार द्वितीय नियम, फिर तृतीय नियम देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।